गुड आफ्टरनून, आइए प्रदीप, बैठिए प्लीज़। थैंक यू सर। अब प्रदीप जी, जी हम सर। लोग कोविड-19 के मद्देनज़र जो जी सर। सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है जी उसको ध्यान में रखते हुए 12 फीट की दूरी को मेंटेन किया हुआ है। जी सर। सभी मेंबर्स आपके साथ फेस मास्क को ऑन करके रखे हुए हैं। जी आपने भी मास्क को लगाया हुआ है। तो कोविड-19 से संबंधित जो भी बेस्ट प्रैक्टिस और प्रोटोकॉल है जी उसको हम लोगों ने इस मॉक इंटरव्यू सेशन में अक्षरता इम्प्लीमेंट किया है। जी सर। अब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना मास्क 5 या 6 सेकंड के लिए लोअर करें ताकि आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया जा सके कि हम प्रदीप कुमार पटेल से ही बात कर रहे हैं जिनका फ़ोटो इसमें लगा हुआ है। अब आप पहन सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार मास्क को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इनकन्वीनियंस ना हो तो आप इसको लगा के भी बात करेंगे। आपको अगर प्रश्न में कहीं भी दिक्कत आ रही है जी आप दोबारा रिपीट करने के लिए कह सकते हैं। सर, हटा ही देते हैं सर, चलिए सर, व्यापार आ रहा है सर। तो आप कंफर्टेबल हैं? अब जी सर। शुरू करें हम लोग सेशन। यस यस। तो प्रदीप जी, अपने बारे में कुछ बताइए और शामिल कीजिए कि आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या क्या है। सर, मैं विगत 11th ईयर से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज ए स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के पद में मैं कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं हेड एसीटीओ हूँ। और सर, मेरा हॉबी जो है कुकिंग है। और मेरा मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग किया हूँ जयपुर से। और सर, मेरी स्ट्रेंथ है सर कि मैं बहुत पंचुअल हूँ, हार्ड वर्कर हूँ एंड ऑनेस्ट। और साथ साथ में सर न्यूट्रलिटी के साथ मैं किसी निर्णय को लेने की क्षमता है। और मेरा वीकनेस है सर कि मैं वर्क एल्कोहलिक हूँ। और मैं सर ज़्यादा फैक्ट को याद नहीं कर पाता हूँ मैं, भाई मुख्य कमजोरियाँ हैं। ठीक है प्रदीप, पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जी सर। फिर बाद में हो गया कि इफ़िशियंसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जी जब हम कहते हैं कि इफ़िशियंसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी तो क्या हम ऑनेस्टी को नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं सर, नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं सर। जो ऑनेस्टी जो होती है सर, व्यक्ति विशेष सभी को होना चाहिए। और जहाँ तक इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी भी सभी को मेंटेन होना चाहिए। जहाँ तक बोला जाता है कि भ्रष्टाचार किसी पद पे नहीं होता है, व्यक्ति विशेष में होता है। तो इसलिए ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी तो सर्वव्याप है ही, लेकिन इफ़िशियंसी द बेस्ट पॉलिसी भी होना जरूरी है। क्योंकि कम समय में कम समय में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी कार्य को निष्पादन करना हमारा दायित्व होता है। तो दोनों होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप दिल्ली मेट्रो में सीनियर स्टेशन कंट्रोलर के पद पे कार्यरत हैं। जी सर। अभी दिल्ली मेट्रो में जो पैसेंजर फुटफॉल है वो 15 लाख के आसपास है जी एवरीडे। जी। आप मुझे बताइए सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसको किस तरीके से पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकि कोविड-19 का स्प्रेड ना हो किस तरह के इनोवेटिव स्टेप्स डीएमआरसी के द्वारा उठाए गए हैं? सर, सर्वप्रथम यह है कि पैसेंजर से अनुरोध किया गया है कि आप जब भी मेट्रो पैसेज में इंटर करें तो मास्क लगाएं और एंट्री केस में ही सैनिटाइजर एंड टेम्परेचर का मापन किया जाए। ठीक और है, साथ साथ में आरोग्य सेतु ऐप का आप इंस्टॉल जरूर करें। वो कंपलसरी है आरोग्य जी, सेतु? कंपलसरी है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप दिखाना है। लेकिन अच्छा, अगर किसी ने अगर नहीं इंस्टॉल किया हो तो उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन यह कि आपको रखना इसेंशियल है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप रख सकते हैं, रखना है आपको। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है दिल्ली मेट्रो में, ब्रेक द पीक, जिसकी बहुत चर्चा हुई। आपको पता है उसके बारे में? ट्विटर से इसकी शुरुआत हुई। दिल्ली मेट्रो ने एक स्टेप लिया है, ब्रेक द पीक अभियान है जी, दिल्ली मेट्रो ब्रेक का। द पीक अभियान है। उसके अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के 20 मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर ज़्यादा भी भीड़ भड़ाका स्टेशन है, जैसे कि राजी चौक, कश्मीर गेट, साकेत, इस तरह से जो भी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे पीक आवर में पैसेंजर से आग्रह किया गया है कि आपको 10 मिनट से 20 मिनट आपको होल्ड किया जा सकता है। कि जैसे कि मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम पीक आवर बोला जाता है, उस टाइम पे आपको होल्ड किया जाएगा। उस टाइम को हम लोग बोलते हैं वेट द पीक। नहीं, ये तो ब्रेक द पीक का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो स्टैगर्ड एंट्री का कॉन्सेप्ट है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैसेंजर से कि आपका जो पीक टाइमिंग है उसको आप डिले कीजिए। जैसे कि 9 बजे से लेकर 10 बजे का ऑफिस का टाइम है जी और वो उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं,
तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है जो नॉन पीक टाइम है, जैसे 11 बजे से लेकर 1 बजे का नॉन टाइम है, तो आप अपने ऑफिस के इंगेजमेंट या अदर कंपेलिंग जो असाइनमेंट्स है जिसको रीशेड्यूल किया जा सकता है उस टाइम पे करें, ये ब्रेक द पीक है। अच्छा, थैंक चलिए यू अब बिहार से आते थैंक हैं। यू तो सर। अभी बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव संपादित हुए। आप मुझे बताइए कि अगर परसेंटेज ऑफ वोट्स की बात करें तो किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिले? सर सबसे ज़्यादा सर राष्ट्रीय जनता दल को मिला है सर। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या ये जनमत और जनादेश का उल्लंघन नहीं है कि जिस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा मत मिले वो विपक्ष में बैठ रहा है और गठबंधन के कारण कुछ लोग सत्ता में हैं, तो ये जनादेश का असम्मान आपको नहीं लगता? नहीं वहाँ से एक्चुअली वोट परसेंटेज अधिक होने से ये सिद्ध नहीं होता है कि जनादेश का अपमान है, क्योंकि वोट परसेंटेज हर एक विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो जो विनर है एनडीए गठबंधन, तो उस बहुत कम मार्जिन के साथ जीता गया है, और जहाँ पे आरजेडी जीती है तो काफ़ी लार्ज गैप्स के माध्यम से जीता गया है, बहुत मतों से ज़्यादा जीते हैं। तो इस कारण से जो वोट परसेंटेज आरजेडी का ज़्यादा हो गया है और एनडीए को थोड़ा कम हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि लोकतंत्र का अपमान हुआ है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। आपने इस वोटर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया? हाँ सॉरी सर, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? सर मैं कोविड-19 में मैं दिल्ली में था, मैं जॉब में कर रहा था मैं। अच्छा, आप यहाँ पे थे तो आपके लिए क्या पोस्टल बैलेट का विकल्प खुला हुआ है? मेरे लिए नहीं था वहाँ से। जो बिहार में जो भी हमारे कर्मचारी हैं जो कि चुनाव में प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके लिए था, साथ साथ में सैनिक कर्मचारी के लिए था, जो कि बिहार पुलिस हो गए, आरपीएफ के जवान हो गए, उनके लिए जो था, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर जो देश के अदर क्षेत्रों में जो हमारे सैनिक हैं वो रहते हैं उनके लिए भी हो सकता है, और मुख्य रूप से राज्यपाल के लिए विशेष रूप से भी किया गया था अगर वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, धन्यवाद। यस प्रदीप जी, जी सर। वार्तालाप के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में, जी आजकल ये न्यूज़ में भी था 2 वजह से। एक तो जैसा भी आपने नाम लिया कि राष्ट्रीय जनता दल का एक इस पे स्टैंड था कि गिनने को लेके। दूसरा ये कि इसमें कुछ सुधार हुआ है, मतलब एक चीज़ ऐड की गई है पोस्टल बैलेट सिस्टम में। जी क्या आप इससे परिचित हैं? जी सर। बताएं। सर जिस विधानसभा सीट पे अगर मार्जिन कम होती है तो सर्वप्रथम क्या होता है कि हम लोग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाती है। जब मतगणना स्टार्ट होती है पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है, लेकिन जब उनमें जो इनवैलिड होते हैं, फर्स्ट इंस्टेंट में जो लगता है कि इनवैलिड है तो उसको हम लोग छांट दिया जाता है, और जब मार्जिन कम से भी ना होते हैं तो उसे जो इनवैलिड हम लोग होते हैं उसमें भी हम लोग बारीकी से हम लोग चेक किया जाता है कि क्या वो सही में किसी मतदाता का वोट जिसके पक्ष में जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। जनसंख्या के एक हिस्से को इसमें शामिल किया गया है एज ग्रुप के आधार पे, जो चेंज हुआ है। हाँ, पोस्टल बैलेट सर 80 साल था, लेकिन चुनाव आयोग ने फिर 65 ईयर्स घटा के कर दिए थे। अच्छा, कि उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी, और साथ साथ में जो हम लोग सब 60 इतना ही था सर। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि चुनाव सुधारों के संदर्भ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी जो बॉन्ड हैं जी, वो सत्ताधारी वर्ग के हितों को संरक्षण करते हैं वर्तमान रिपोर्ट को देखते हुए, जी इवन बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए, जो भी आरटीआई के द्वारा जो बातें भी पता चली हैं। जी। आप सहमत इस बात से? जी सर, आपकी बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ, और जो भी रिपोर्ट आया है उसमें पूर्ण सहमत हूँ वहाँ से कि जो भी चीज़ें जो फंडिंग होती है, जो व्यापारियों के माध्यम से, बिजनेसमैन के माध्यम से राजनीतिक पार्टी को दी जाती है, जो विनर पार्टियाँ होती हैं उनको दी जाती है, क्योंकि वो चुनाव जीतने के बाद उनका इनडायरेक्टली रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में। आपको नहीं लगता ये एक अपारदर्शी व्यवस्था है जिसके द्वारा सत्ताधारी वर्ग को लाभ पहुंचाने का एक इनडायरेक्ट प्रयास है? जी सर, इस बात तो है कि इनडायरेक्टली है, लेकिन वहाँ से जब सरकार सत्ता में आती है तो एक समावेशी विकास की बात करती है, और उसका कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो हमारी सरकार है जो 15 साल, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस व्यवस्था को डन अवे कर दिया जाए, इसे हटा दिया जाए, और राज्य के द्वारा स्पॉन्सर्ड चुनावों की संकल्पना लेकर आया जाए, जहाँ पे राज्य स्पॉन्सर करे चुनावों को? क्या ये व्यवस्था उचित नहीं होगी? सर उचित होगी सर, लेकिन फिर भी सर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं ना कहीं वो अपना पैसा का उपयोग करेगी, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो हमारा सरकार का राजस्व व्यय होगा, और साथ साथ में जो प्रत्याशी जो खर्च करेंगे वो भी व्यय होगा, तो दोनों को काउंट किया जाए तो पहले जो वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उससे ज़्यादा खर्चा हो सकता है। अभी एक कॉन्सेप्ट है स्टार प्रचारक, एक
जो एक डेजिग्नेशन मिलता है किसी भी पार्टी कैंपेनर में जी प्रचार के लिए, ये स्टार कैंपेनिंग का क्या मतलब है? हाँ, लोग बड़ा इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उनका स्टार प्रचारक का जो दर्जा है वो छिन गया है, इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है। जी सर, उनको कुछ विशेष महत्व दिया जाता है कि जहाँ पे आपको पिन पॉइंट सिर्फ 1 या 2 चीज़ें बता दीजिए। सर स्टार प्रचारक में कि जो सुविधाएं क्या मिलती हैं? अगर सपोज आप हैं, किसी को स्टार प्रचारक का दर्जा मिला है किसी पार्टी की तरफ से, तो क्या किस तरीके की छूट या सुविधाएं मिलती हैं उसे? सॉरी सर, ठीक है। आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। यस सर। तो यदि मैं कहूँ कि आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार एक दूसरे के विरोधी हैं, तो कितना तर्कसंगत होगा? सर या एक दूसरे के संपूरक हैं? सर एक दूसरे के संपूरक हैं सर, बोल सकते हैं। जस्टिफाई करें 2 पॉइंट। सर मान लिया जाए किसी समाज के ये लिए विशेष संदर्भ में तब जबकि लेबर लॉज में सुधार की बात सरकार लेकर सामने आई है, जी और इसमें सामाजिक सुधार यानी जो लेबर क्लास है उसके हितों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। हाँ तो सर, बताएं। सब सर्वप्रथम ये है कि अगर हम किसी समाज के व्यक्ति का अगर हम आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं तो एक उसका तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगा ही होगा, साथ साथ में उसके परिवार का एक जीवन स्टैंडर्ड है जीने का, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और इस हमारे लेबर लॉ में जो दिखाया गया है कि महिलाओं क्या के आप लेबर लॉज या लेबर कोड्स आपने देखे जो भी? जी, हम्म, तो उस लेबर कुछ कोड प्रोविजन बताएंगे क्या सुधार किए हैं लेबर लॉज में? सर उसमें मुख्य ये काम किया गया है कि जो हमारे नियमित 8 घंटा थे उनके 12 घंटे कर दिए गए हैं। मजदूर को अब ज्यादा काम करना पड़ेगा? सर उसमें एम्प्लॉय का राजीनामा होना जरूरी है, उसमें एम्प्लॉय बल्कि उसे सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भी कम मिल हाँ, पा रही है। नहीं सामाजिक सुरक्षा दिया जा रहा है पूर्ण दिया रूप जा से, रहा जो हमारे पहले भी प्रावधान थे इस कानून में भी हमने संहिता में हमें दिया जा रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्थिक और ठीक है। सामाजिक दोनों प्रदीप जी, बढ़िया है। अंतिम प्रश्न आपके लिए कि भारत ने आरसीईपी जी में जो विड्रॉल किया है, पीछे हटा है इस तरीके के अलायंस में, जी कहीं ना कहीं ये चाइना को एशिया के बाजार पे कब्जा करने की अनुमति देता है। कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? सर, चाइना को की बातों को तो मैं ये बात सही हो सकता है कि चाइना को अनुमति दे दिया गया है, लेकिन सर अपने हित भी देखना बहुत आवश्यक इसमें है। अगर हम आरसीईपी में हम लोग शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश चाइना का स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारा एक डंपिंग कंट्री बन जाता है। साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जैसे हमारे देश में सस्ता मिलने लगते हैं। हमारे किसानों को और यहाँ के जो भी कृषि सहवर्ती क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुँचता। उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी था कि आरसीईपी में हम लोग भागीदारी न लें। ठीक है प्रदीप जी। प्रदीप जी सर। आपका शौक है कुकिंग, जी सर। तो कुकिंग आपके ज़िंदगी में किस तरह से हेल्पफुल है? सर सर्वप्रथम तो एक पति होने के नाते पत्नी को और माँ को खुश रखना में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर दोनों में तो मतभेद हो जाए या फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अनुमान लगता है कि कुछ मतभेद होने की आशंका है, तो आप माँ को पत्नी को खुश करने के लिए खाना बना खिलाएं जिससे कि खुशमय जीवन व्यतीत हो। और साथ साथ में सर एक प्रशासन के रूप में भी बहुत बड़ा इसका उपयोग है। जैसे कि एक कुकमैन जो खासियत होती है वही प्रशासन की भी होती है। जैसे आलोचना सहना, फिर न्यू क्रिएटिव आइडिया आना, फिर साथ साथ में आपको एक वेटिंग टाइम जो होता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये कहीं ना कहीं आपको पैसेंस मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा, हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सर जो काम प्रेशर कुकर में किया जाता है वो तो ऐसे ओपन में भी बना सकते हैं। जी आप सर, बनाते भी होंगे जी। तो ये प्रेशर कुकर के यूज़ का क्या मतलब है? सर वो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर दिया जाता है, कम कर देता है और इस कारण से खाना जल्दी पक जाती है। कैसे काम करता है ये? सर जब हम किसी को खाना को हम लोग पदार्थ को कुकर के अंदर में डालकर गैस पे चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, तो जनरल
प्रोसेस कुकिंग हो सब गया। ऐसे ही होता है जी प्रोसेस। मुझे फ़ायदे बताइए, प्रेशर उसमें कुकर से आपको कुकिंग में क्या फ़ायदे मिलते हैं? सर टाइम कम लगता है और साथ साथ में सर मुझे एनर्जी की बचत होती है और जितना एफिशिएंट हो उतना मुझे जो के लिए हम लोग बना सकते हैं। तो बिहार के कुछ अच्छे डिशेज़ के नाम बता सकते हैं? जी कैसे सर। बनता है? कभी बनाया है आपने? जी सर, लिट्टी चोखा फेवरेट वहाँ का है सर। और पिड़किया जो हमारा बनाया जाता है, ठेकुआ जो बनाया जाता है, ख़ास तौर में खाना में देखा जाए तो वहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है कि पनीर की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी पनीर का आइटम बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ पे है। पनीर तो पूरे पूरे जी, पूरे देश इंडिया दुनिया में में बनता जी, है। जी, जी। इसमें बिहार में क्या ख़ास है नहीं सर, पनीर वो की तो सर सब्ज़ी वहाँ में? पे जी, मैंने तो बिहार का पूछा है आपसे। जी। तो सर मुख्य रूप से सर लिट्टी चोखा और दाल भात जो मिक्स वेज का वहाँ पे ज़्यादा प्रचलन है, जैसे कि बैंगन, आलू, टमाटर सबको मिक्स करके बनाने के लोग। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है कुकिंग के लिए? सॉरी सर, नहीं जानकारी है आपको? सर पढ़ा हूँ सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। पीएनजी और एलपीजी पर जी। आपको पता है दोनों का अंतर? जी, एलपीजी से तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है हाँ। और पीएनजी सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बिहार हमेशा बीच-बीच में डिमांड आते रहता है कि स्पेशल स्टेटस की डिमांड रहती है, स्पेशल जी। कैटेगरी स्टेटस की। जी सर। क्या पैरामीटर्स होते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए? सर स्पेशल कैटेगरी के लिए सर मुख्य रूप से ये उद्देश्य है कि वहाँ का उम, ऐतिहासिक रूप से कुछ न कुछ पिछड़ापन हो, चाहे सांस्कृतिक धरोहर हो, लेकिन बिहार में ऐतिहासिक रूप से यहाँ बाढ़ आती रहती है और टेक्निकल पॉइंट्स बताइए। ये तो आप अ, अपने मन से गढ़ी हुई बातें बता रहे हैं। सॉरी सर। टेक्निकल पॉइंट्स क्या-क्या हैं? क्या पैरामीटर्स सरकार ने तय कर रखे हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो हम किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर विचार करेंगे उसके डिमांड पर? सॉरी सर, नहीं टेक्निकल पता है। नहीं पता है तो सर। मुझे बताइए ऐसे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों मिलना चाहिए बिहार को? आप एग्री हैं इससे, सहमत हैं सहमत कि हूँ सर। मिलना चाहिए या नहीं मिलना हाँ, चाहिए? क्योंकि सर इसलिए मिलना चाहिए कि बिहार में हर एक साल बाढ़ आती है और सूखा भी समस्या से ग्रसित है और इस कारण से हमारा आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय हो जाती है और साथ साथ में सर कि बिहार जो है कि काफ़ी डेंस पोल्यूशन वाला डेंस ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो ये तो अच्छी बात है। और जनसंख्या ये और तो साथ साथ स्पेशल में कैटेगरी स्टेटस के पैरामीटर के अगेंस्ट है। सर है सर, लेकिन सर वहाँ पे सर जो भी कृषि है वो जीविकोपार्जन कृषि है, न कि सर धन उपार्जन नहीं है। मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ। जी सर। बिहार का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, जी इससे एग्री हैं? जी ठीक है। बिहार में हिली टेरेन नहीं है? नहीं है। नहीं है। फिर बिहार में जो आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो सर। पॉपुलेशन डेंसिटी और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये स्पेशल स्टेटस के अगेंस्ट जाते हैं, ये पक्ष में नहीं जाते हैं। जी तो फिर क्यों मिलना चाहिए? सर, मुख्य रूप से सर मुख्य कारण यह है कि सर कि बिहार हमेशा बाढ़ और सूखा से ग्रसित होता है। इस कारण से वहाँ की आर्थिक स्थिति जो वहाँ की जो जीविकोपार्जन का साधन है वो नष्ट हो जाता है। इस कारण से उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा पर्यटन की ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पर्यटन का सुविधा होने के बावजूद भी नहीं है। इस कारण से उसे दिया जाए जिससे कि वो अपने आप को डेवलप करे, नए औद्योगिक स्थापित हो और उसके बाद फिर अपना आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लोग बाहर निकले वहाँ से। सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ से भी ज़्यादा होता है। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। जी ओबीसी और ईबीसी जी इसमें क्या डिफरेंस है? सर, मुख्य रूप से सर वहाँ पे ओबीसी ईबीसी में जात को जो कास्ट के इकोनॉम के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि वहाँ पे यादव गोमी को ओबीसी बैकग्राउंड में डाला गया है और ईबीसी में कोई ये सब जितने हो जाते किस हैं। आधार पर? तो सर वो मुख्य रूप से आय के आधार पे है उनका, है उनकी आय उनका कम है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण से उनको डेवलप करने के लिए ईबीसी को ज़्यादा आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को थोड़ा कम दिया गया है, क्योंकि उनसे बेटर है वो, तो इसका आधार पे उनको दिया जाता है। मंडल कमीशन के कुछ सिफारिशें बताइए। सर मुख्य रूप से मंडल कमीशन का ये सिफारिश था कि सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दिया जाए। अच्छा, जी बस। बस थैंक यू सर, इतना ही सर। अच्छा, अभी बिहार में एक प्रोग्राम काफ़ी चर्चा में है, सास बहू सम्मेलन प्रोग्राम। जानते हैं आप? सॉरी सर। नहीं जानते हैं।
ई गोपाल ऐप के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या है? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विगत चुनाव के पहले मत्स्य योजना चालू की गई थी। उसी में एक ई गोपाला ऐप चालू की गई है। इसके माध्यम से जो भी पशु हैं, पशुओं को अच्छे ब्रीड के ब्रीड प्रदान करने के लिए इसके लिए चालू किया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बिहार में जी। एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। आपको पता है इसके बारे में? नहीं सर, सॉरी सर। नहीं पता है, ठीक है। म्यांमार के प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में बिहार का दौरा किया था। म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सॉरी सर। ठीक है सर। प्रदीप, यस। आप मुझे बताइए कि एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, गरीब कल्याण रोजगार योजना, जी सर। जिसकी शुरुआत बिहार की भूमि से हुई। जी। ये मनरेगा से कैसे डिफरेंट है? सर, मनरेगा जो है साल में 100 दिन की नौकरी की गारंटी की योजना है। और ये जो है सर 125 डे मिशन मोड के रूप में, और साथ साथ में मनरेगा में सर जो काज करने की प्रकृति है उसमें ये डिसाइड नहीं है कि आपको क्या काम करना है। आप कुछ भी काम कर सकते, जो भी सरकार देती है वो आपको प्रदान करना है। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, ठीक है, इसके फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं? कहाँ काम कराया जा रहा है? सर, इसमें 12 विभागीय में काम किया जा रहा है मुख्य रूप से। जैसे कि आपका हो जाएगा रेलवे में, हो जाएगा फिर आपका पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी चीज़ है, जल जीवन हरियाणा मिशन को ज़्यादा उपयोग किया गया है। फिर आपका भवन निर्माण में भी उपयोग किया गया है। ठीक है। तालाब उलाब में इसमें किया गया है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि बिहार में सरकारी नियुक्तियों में 35% रिजर्वेशन का प्रावधान है महिलाओं के लिए। जी सर। इसमें महिला एक ग्रुप के रूप में है, इसमें विभिन्न जाति की महिलाओं को आरक्षण है। जी। तो आप मुझे बताइए, जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का कि उसको देना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समाज में पिछड़ा हुआ है। जी। तो अगर फॉरवर्ड कास्ट की महिला है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त है, तो उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाए? फिर ये रिजर्वेशन जो 35% रिजर्वेशन है, ये ओबीसी, एसटी, एससी और ईबीसी को क्यों ना एक्सटेंड किया जाए? आपको लगता है कि ये गलत तरीके से ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? नहीं सर, इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ से जो 35% का रिजर्वेशन जो दिया गया है वो महिलाओं के प्रति जो समाज में जो एक मानसिकता है कि महिला कुछ नहीं कर सकती है, तो सरकार का उद्देश्य है कि पुरुषवाद से निकाल कर महिलावाद में कन्वर्ट किया जाए, कि महिला को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि वो आगे अपना बढ़े और देश के योगदान के, जैसे कि बोला जाता है कि 25% ही महिलाओं का अर्थव्यवस्था में उपयोग। लेकिन इसमें तो महिलाओं में भी स्ट्रैटिफिकेशन है। जो सबसे ऊपर की महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, नीचे की महिलाओं को तो लाभ मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, जिसने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है और जिसने एक सामान्य से किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है लड़की, उन दोनों में रिजर्वेशन का फ़ायदा किसको मिलेगा? रिजर्वेशन को फ़ायदा तो उनको मिलेगा जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, क्योंकि जब भी मार्क्स वगैरह को लेकर कंपैरिजन होगा तो उनको कम मार्क्स में उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो बेनिफिट तो उनके द्वारा कॉर्नर किया जा रहा है। रियल सेंस में विमेन एम्पावरमेंट तो हो नहीं पाएगा। नहीं सर, एक्चुअली सर सरकार का उद्देश्य है कि सभी समान लड़कियों को, जो चाहे उच्च शिक्षा से ग्रहण किया हो या नीचे कॉलेज से ग्रहण किया हो, उससे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अगर उनमें क्वालिटी है तो उन्हें आप एग्ज़ाम के क्वालिफाई करके 35% रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं आप। तो आप इसलिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है प्रदीप, हम अब चाहते हैं कि अगर आप बोर्ड से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम आपको एक मौका देते हैं। नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक है प्रदीप, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। प्रदीप बैठिए। थैंक यू सर। क्या आकलन है आपके साक्षात्कार का 2 पैरामीटर पे? एक तो किस रेंज के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, और दूसरा उन प्रश्नों के आलोक में जो आपके उत्तर थे, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए सर मुझे इसमें, आपके पार्ट पे। मैंने दो हिस्से में इसको डिवाइड किया था। पहले आपका क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है सर, और उस पर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे कि बिहार के प्रति कि किस प्रकार से सर पूछा कि क्यों दर्जा दिया जाए, विशेष दर्जा, हाँ उस पर मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और सर जो थोड़ा फैक्ट पार्ट पर थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं
जी आपके पास 10 साल का किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव है, जी तो आपके आचार विचार व्यवहार और प्रश्नों के उत्तर में वो परिलक्षित हो रहा है, वो दिख रहा है। जी तो कैरेक्टर में एक अस्थायित्व है जिसमें लग रहा है कि आप पॉजिटिविटी से लबरेज हैं और चीज़ों का संतुलित जवाब देने में आप सक्षम हैं जी बाय एंड लार्ज। कुछ सुधार की आवश्यकता है और जो इजीली आप कर सकते हैं, जैसे एटिकेट्स और मैनरिज्म के पैरामीटर पे जब भी आप इसको छोड़ रहे हैं, इस हॉल को अगर छोड़ रहे हैं, जी तो आपका दिन शुभ हो से आप ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ऐसा सर। लगता है कि आप उनको बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं कि आपने जो मौका दिया है उनके साथ 20-25 मिनट बैठने का, जी उससे बिल्कुल अभिभूत है। और ये अभिभूत का जो भाव है वो उस समय नहीं ख़त्म हो गया है जब आप कुर्सी को छोड़ रहे हैं, लास्ट तक आप उस थ्रेड को लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप जी सम्मान उनको दे सकते हैं, क्योंकि यही वो समय है जी जब आपके अंक उस पर लिखे जाते लिखे हैं। जाते हैं। हॉबी पे आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और कुकिंग पे जो आपने जवाब दिया है वो बहुत ही अ, आकर्षक जवाब मैं कह सकता हूँ, आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव। जी और उसमें आप इनोवेशन भी है उस जवाब में, जी तो बहुत संतुलित और आउट ऑफ बॉक्स इंटरप्रिटेशन है किसी हॉबी को रखने का। जी आप उसी के लिए परस्यू कर रहे हैं, तो ये अच्छा जवाब था आपका। बिहार चुनाव को लेकर जो आपकी टिप्पणी थी कि परसेंटेज ऑफ वोट्स अगर आरजेडी को मिला है, आपने उसमें एक डायमेंशन ऐड किया था कि जहां एनडीए हारी है वहां पे परसेंटेज जो सीटें हारी हैं वहां पे परसेंटेज बहुत कम था, मतलब कम मतों के अंतर से हारी है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, सरकार बनाने की जो सिस्टम है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट के सिस्टम पे आधारित है। जी कोई भी कहीं से चुना जाता है, मान लिया कि 20% ही पोलिंग हुई है और उसमें से किसी को 10% मिला है और बाकी लोगों को 10% में डिवाइडेड मिला है, तो 10% वाला ही एमएलए इलेक्टेड होगा। जी इसमें 80% के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही है जी और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार बनाई जाती है। जी तो आप इन बिंदुओं पे जो चीज़ें नहीं हैं उसको आप अननेसरी वहाँ पे नाम उस पर टीका टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि आप सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं जी सर। और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जी आप उद्देश्य ये था कि आप कॉलिजन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, अच्छा ठीक है, सरकार फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में बताएं, जी और वो वही होना चाहिए जो ब्लैक एंड वाइट में है, जी सर। ठीक है। अच्छा, जब ब्रेक द पीक आपको पता नहीं था, ब्रेक द पीक पे आपने जो बताया जी वो आपका इंटरप्रिटेशन था। आप मुझसे ही पूछेंगे ब्रेक द पीक का मतलब क्या क्या होता होता है, है सर? तो ये कॉमन सेंस एनालिसिस था, लेकिन मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता था। इसकी ट्विटर पे शुरुआत हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, आपके दिल्ली मेट्रो ने ब्रेक द पीक का जो मैंने आपको बताया। जी तो जब भी, एक तो आप वाइल्ड गेस करने से बचें, अगर आप गेस करना भी चाहते हैं तो आप बहुत ही विनम्रतापूर्वक बता सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मेरी जो समझ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ या फिर मैं गेस करना चाहता हूँ। जी एक पहला पहलू है। दूसरा पहलू है कि अगर मैंने आपको करेक्ट किया, आपने वाइल्ड गेस कर लिया बिना अनुमति के, और मैंने आपको करेक्ट किया, प्रदीप जी ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो आपको इमीडिएटली वहाँ बोलना चाहिए सर धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई पीस ऑफ नॉलेज। ठीक सर। तो ये सब देखिए कि कैसे आप कंडक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट सिनारियोज हैं ये 20 मिनट में, जी सर। उस 20 मिनट में आप कूल, काम एंड कंपोज्ड हैं जी और डिफरेंट इंट्रिकेसीज को आप मैनेज कर रहे हैं। Manage कर रहे ये आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो आप बखूबी कर रहे हैं। छोटे छोटे सजेशंस जो मैंने आपको दिया। अच्छा, करंट पे थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, अच्छा किया है, लेकिन बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है, जी जैसे कि फॉलोअप क्वेश्चन में आपका आ गया था सास बहू संवाद के बारे में, जी तो ये सब आप पूरा देख ले। बजट में किस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं जी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के नीड्स को ध्यान में रखते हुए, सोशल इंटरवेंशन स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार है उसका थोड़ा सा आप एक बार ट्रैक रखें। रिजर्वेशन को लेकर थोड़ी व्यापक समझ की आवश्यकता है, जी ठीक है। जैसे आपने ओबीसी और ईबीसी का थोड़ा बताया, तो वो थोड़ा सा हमें उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। किस ग्राउंड पे अदर बैकवर्ड क्लास है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, जी तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है उस पर आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। और 35% रिजर्वेशन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वो कन्विंसिंग जवाब 70-75% था, और भी वहाँ आवश्यकता है। देखिए, कोशिश ये है कि सिंपल प्रश्नों के माध्यम से हम आपको मौका दें कि आप इनोवेशन कितना डाल सकते हैं, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जी ठीक है। तो इसमें क्या है, सजेशन का भी एक स्कोप बनता था, ठीक है। कोई चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती है, जी तो वाकई में ऐसा हो रहा है
कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सर्टेन पॉकेट्स में जा रहा है। जी ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड हैं, तो ऐसी संभावना रहेगी, लेकिन उसी में आपको सजेशन देना है, सजेशन मोड में, तो आप अपने उत्तर का वजन बढ़ा देते हैं जी जब आप इस तरह से देते हैं कि सर इसमें ऐसी कुछ कुछ खामियां है या इसकी संभावना बनती है और इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। जैसे आप बता सकते हैं कि जैसे रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए सरकार को कई स्कीम्स चलाने चाहिए, जैसे कि उनको एम्पावर करे, जी नीचे की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ की महिलाओं के साथ बराबर लाने के लिए, ताकि दोनों इक्वल पेडेस्ट्रल पे रिजर्वेशन का रिजर्वेशन बेनिफिट मिल सके। ला पाए। इनेबलिंग प्रोविजंस की और आवश्यकता है। तो इसमें आपका एक जो आउटलुक और विजन है जी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनकर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी को बदलने का, वो रिफ्लेक्ट होगा। जी सर तो आपका जो प्रशासनिक ट्रेड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स, जी वो आपके उत्तर के माध्यम से मिलना चाहिए और जिस प्रश्न में भी ऐसी संभावना बनती है उसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। भाषा के पैरामीटर पे आप बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह में आप बहुत प्रभावी हैं और हम लोग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जी और आप निश्चित रूप से प्रशासन का हिस्सा बनेंगे, हम ऐसी बात हैं। थैंक यू सर।